नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना टेरर के खिलाफ न्यूज 24 की जंग लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोरोना वैक्सीन का बिग बॉस। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने देश में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन कर दिया है। इसको लेकर फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को आवेदन भेजा है। अगर इसको मंजूरी मिल गई तो समझिए कोरोना की किलर वैक्सीन आपके हाथ में आ गई है। अब आपको हम दिखाते हैं आखिरकार फाइजर के इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या है। तो फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। यह वैक्सीन फाइजर ने अपनी सहयोगी कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर तैयार की है। फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल के लिए परमिशन मांग लिया है और 4 दिसंबर को फाइजर ने DCGI से परमिशन के लिए आवेदन भेजा था। लगातार हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही DCGI के पास आवेदन करने वाली फाइजर पहली कंपनी बन गई है। अब इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब यह है कि फाइजर ने देश में वैक्सीन की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परमिशन मांगी है। इसके साथ ही उसने 2019 के विशेष प्रावधानों के तहत भारतीय आबादी पर क्लिनिक ट्रायल की छूट भी मांगी है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। अमेरिका में भी अप्रूवल के लिए फाइजर कंपनी ने आवेदन कर रखा है। तो फाइजर के अप्रूवल की खबर तो आपने देख ली, लेकिन किस तरह से हम आपको एक एक अपडेट दिखा रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल ये होता क्या है, देखने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विपनेश माथुर के पास। दवा और मेडिकल उपकरणों की तरह हर वैक्सीन को दुनिया के हर देश पे रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की पूरी ABCD है क्या। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर EUA है क्या। यह अप्रूवल वैक्सीन और दवाओं के केस में उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दिए जाते हैं। इसका बेस बनता है जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स का डेटा। और तो और ट्रायल्स के हर स्टेज पर भी देश की रेगुलेटर बॉडी से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है, ये समझ लीजिए। उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या फिर नहीं। वैक्सीन के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो अब तक गलसुआ या मम्प्स रोग का वैक्सीन ही सबसे तेजी के साथ अप्रूव हुआ था। 1960 के दशक की बात करें तो इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में 4.5 साल का वक्त लगा था। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रूवल देता है। आगे बढ़िए, बताते हैं कि हर देश कोरोना पर काबू पाने के लिए किसी न किसी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने पर विचार कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर EUA देने का नियम क्या है, ये आप जान लीजिए। अमेरिका के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर के मुताबिक EUA तभी दिया जा सकता है जब वैक्सीन या दवा के संभावित खतरों के मुकाबले उससे होने वाला फायदा ज्यादा हो। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो फेज 3 ट्रायल्स का एफिकेसी डेटा आने के बाद ही EUA पर विचार हो सकता है। यानी कि फेज 1 और फेज 2 के डेटा के आधार पर EUA नहीं दिया जा सकता, यह समझ लीजिए। अमेरिका की FDA ने कोविड-19 के लिए तय किया है कि अगर फेज 3 एफिकेसी डेटा में वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव रहती है तो ही उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह डेटा 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का होना ही चाहिए और वैक्सीन ट्रायल के सभी डोज देने के कम से कम 1 महीने तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी देश किसी वैक्सीन के EUA की अनुमति तभी देती है जब किसी बीमारी के इलाज या बचाव का कोई विकल्प ना हो और कोरोना को लेकर फिलहाल यही हालात बने हुए हैं। और अगर बात भारत में इमरजेंसी अप्रूवल की करें तो पिछले साल ही भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम बने हैं और इसमें रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। इमरजेंसी यूज की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स जैसी ही होती है।
हर पेशेंट की डिटेल्स जरूरी होती है, उन पर नजर रखी जाती है। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं और लाइसेंस मिलता है, उसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है, सौंपना होता है। जब कंपनी EUA की परमिशन मांगती है तो रेगुलेटर के स्तर पर 2 स्टेज में इसका प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी उस एप्लीकेशन पर विचार करती है और फिर अप्रूवल के बाद एप्लीकेशन अपेक्स कमिटी के पास जाती है और इस कमिटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव शामिल होते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के लिए कई खतरे भी होते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद अगर पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो यह उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिन्हें टीका लग चुका है। इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन जो है, नतीजों और वैक्सीन की सिक्योरिटी को लेकर सवाल बने रहते हैं जो खतरनाक है। वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिलना भी गंभीर खतरा है, जिसमें टीका लगवाने वाले मरीज पर साइड इफेक्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। और इसके अलावा यह भी जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने वाले मरीज को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। मरीज को अगर इमरजेंसी अप्रूवल की जानकारी नहीं दी गई तो वो लापरवाह हो सकता है, इसीलिए जानकारी देनी बहुत जरूरी है। और बीमारी और ज्यादा गंभीर हो सकती है अगर जानकारी नहीं हुई तो। वहीं फाइजर इमरजेंसी अप्रूवल को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि फाइजर ने इमरजेंसी यूजेज अप्रूवल के लिए DCGI को लिखा है। हमारी तरफ से ये अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी भारत में ये वैक्सीन मिलनी शुरू करे या हो जाए तो सारे भारतवासियों के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। और इमरजेंसी यूसेज में ये होता है कि एक कंडीशनल है। कंडीशनल इसलिए है कि अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ तो वो रिकॉर्ड करा जाएगा और उसके बाद ये परमिशन सरकार विड्रॉ भी कर सकती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। और अब सीधा रुख करते हैं अभिलाषा का, जो हमको दिखाएंगे कि कैसे भारत बन गया है दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन ऑर्डर करने वाला पहला देश। अब बात करें उन देशों की जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्री ऑर्डर दे दिए हैं, तो इनमें सबसे पहला नंबर आता है भारत का। भारत ने 160 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर दिया है और इसके बाद यूरोपियन संघ का नंबर आ जाता है। जी हां, यूरोपियन संघ 158 करोड़ वैक्सीन की डोज की खरीद कर रहा है। तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका ने अब तक 101 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वहीं कनाडा ने भी 36 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर दिया है और ब्रिटेन ने भी इतना ही यानी 36 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का, जिसने 35 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर दिया है। वहीं जापान में यह आंकड़ा 29 करोड़ का है। और वहीं बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील ने भी 19 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर दे दिया है। आखिर में नंबर आता है मेक्सिको का, जिसने 16 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर दे दिया है। तो दुनिया के कई देशों के साथ ही भारत में भी कोरोना महामारी के खिलाफ बड़े स्तर पर टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि भारत के पास टीकाकरण का बड़ा अनुभव है, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी चुनौतियां सामने हैं। आज हम आपके सामने भारत में वैक्सीनेशन को लेकर सामने आने वाली 5 बड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। भारत के सामने पहली चुनौती है टीकाकरण का लक्ष्य करने की। जी हां, देश की पूरी आबादी वैक्सीन किस तरह वहां तक पहुंचे, 4 साल का लंबा वक्त लग सकता है इसको लेकर, लेकिन 2021 तक 30 करोड़ आबादी को टीके का टारगेट है, जिसके लिए अगस्त तक 60 करोड़ टीके की खुराक चाहिए। और इतने बड़े वैक्सीन के कोटे को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क की व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती है कोल्ड चेन नेटवर्क सुधार की। देश में हर शख्स को अगर वैक्सीन की डोज देनी है तो 300 करोड़ वैक्सीन के डोज की जरूरत होगी। ये डोज एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 2021 तक 50 करोड़ डोज को रखने की व्यवस्था का चैलेंज भारत के सामने है। कोरोना से जंग के लिए भारत के पास सिर्फ 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स मौजूद हैं, 76,000 कोल्ड चेन मशीनों की मौजूदगी है, 55,000 कोल्ड चेन हैंडलर्स की व्यवस्था है और करीब 130 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ
25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सब के अलावा वैश्विक मानकों पर खुद को खरा उतारने की चुनौती भारत के सामने है। वैक्सीनेशन को लेकर WHO की 2018 रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्टैंडर्ड 51% से 57% तक था, यानी पूरे देश के लिए यह मानक बेहद कम है। वैक्सीन स्टोरेज के मानकों में भारत का आंकड़ा 65% है। वैक्सीन मैनेजमेंट और हैंडलिंग के मामले में भारत का स्तर थोड़ा ठीक है, यह आंकड़ा 72% का है, लेकिन कोरोना के मामले में यह स्तर भी खरा नहीं उतरता। वहीं वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भारत की तैयारी का इंटरनेशनल पैमाना भी बहुत खराब है। देश भर में वैक्सीन को पहुंचाने के आंकड़े में भारत का रिकॉर्ड 60% है। दूसरी तरफ भारत जैसे विशाल देश में राज्यों के बीच तालमेल की कमी की चुनौती भी वैक्सीनेशन में बाधक है। देश में कोल्ड चेन को लेकर असमानता वैक्सीनेशन की तैयारियों को पीछे खींच सकती है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 1 लाख की आबादी पर जहां 4 कोल्ड चेन है, वहीं झारखंड में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 1 कोल्ड चेन की व्यवस्था है। कोल्ड चेन के मामले में यूपी, बिहार की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। इतना ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस बेहद पिछड़ी हुई है और यह देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यह तो बात हुई वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर की। टीकाकरण शुरू होने पर सही शख्स की पहचान और उसके सही डॉक्यूमेंट्स की जांच की चुनौती भी सामने आ सकती है। वैक्सीन लगने वाले हर शख्स की निगरानी करना सरकारों और प्रशासन के लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि फिलहाल पहला टीका लगने के 28 दिन बाद टीके की दूसरी डोज लगनी है। ऐसे में करीब 1 महीने तक हर शख्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक चुनौती यह भी है कि किसे टीका लगना है और किसे नहीं। इसके लिए हर किसी के स्वास्थ्य की जांच और रिपोर्ट पर भी सरकारों को भारी भरकम खर्च और समय लगाना पड़ेगा। अब जरा एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिरकार इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या होता है। क्या अब वैक्सीन सबके लिए मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, अगर हम इमरजेंसी यूटिलाइजेशन समझे, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, ये ऑथराइज करती है किसी भी वैक्सीन को देश में मापदंडों के अनुसार कि वह भारत के लोगों पे, नागरिकों पे यूज की जाए या नहीं की जाए। ये मापदंड उतने ही पैरामीटर्स पे आधारित है जो यूके और यूरोप के मापदंड हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन डेटा देखती है, जो 43,000 लोगों का डेटा है, जिसमें रैंडमाइज आधे लोगों को वैक्सीन पे किया गया, आधे लोगों को प्लेसिबो पे किया गया। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि देश के लोगों पे भी वैक्सीन का अप्लाई और ट्रायल किया जाए या उसको वेवर दिया जाए। और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। ब्रिटेन में फाइजर को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका, यह बड़ी खबर है। ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन के टीके लगना भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन और बहरीन में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही फाइजर ने अमेरिका में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन कर दिया है। ब्रिटेन में अप्रूवल मिल चुका है, अमेरिका में आवेदन के लिए अप्लाई किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में देश के वायुवीर यानी वायुसेना भी अहम भूमिका निभाने वाली है। कैसे, यह आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी विपनेश। ओवर टू यू विपनेश। कोरोना के खात्मे के लिए सरकार के साथ साथ देश के मेडिकल इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वायुसेना इस वॉर के लिए कमर कसकर पूरी तरह से तैयार है, मैदान में डट चुकी है। जी हां, वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन में देश की वायुसेना अहम रोल निभा सकती है। सबसे बड़ा रोल वायुसेना का रहने वाला है और इसके लिए एयरफोर्स ने बिल्कुल वॉर फ्रंट जैसी तैयारी कर रखी है। व्यापक रूप में वायुसेना ने अपने 100 ठिकानों को स्टैंड बाय पर रख दिया है ताकि वैक्सीन के आते ही बिना देरी किए उनका इस्तेमाल किया जा सके। एयरफोर्स ने ट्रांसपोर्ट प्लेन,
हेलीकॉप्टर भी वैक्सीन के एयरलिफ्ट के लिए तैनात कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। अब इसमें बड़े जहाज जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों का भी इस्तेमाल होगा और इन बड़े मालवाहक जहाजों से वैक्सीन को फार्मा कंपनियों से कोल्ड चेन स्टोर तक पहुंचाया जा सकेगा और इसमें IL-76 प्लेन का भी बड़ा इस्तेमाल होगा। अभी तक हमने जिन जहाजों का नाम लिया है, ये सब हैवी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके बाद रोल आता है छोटे विमानों का, जैसे AN-32 डोनियर विमान। छोटे सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाने में ये काम आएंगे, जहां की दूरी कम है वहां इनका इस्तेमाल बखूबी किया जाएगा और इसके साथ ही वैक्सीन को आखिरी पड़ाव या फिर आखिरी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ALH चीता और चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाएंगे। तो सिर्फ देश के डॉक्टर ही नहीं बल्कि वायुसेना भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह से तैनात है, तैयार है। तो विपनेश ने आपको बताया कि किस तरह से हमारे देश के वायुवीर यानी हमारी वायुसेना भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। और एक बार फिर चलते हैं अभिलाषा के पास, जो आपको दिखाएंगी दुनिया में कितनी वैक्सीन पर काम जारी है और कितनी वैक्सीन ट्रायल के कौन से फेज में है। ओवर टू यू अभिलाषा। अब मैं आपको दिखाती हूं कि दुनिया में कितनी वैक्सीन पर इस वक्त काम चल रहा है और कितनी वैक्सीन किस स्टेज पर पहुंची है। तो दुनिया भर में इस वक्त 212 कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है और इनमें अभी 163 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में है, 23 वैक्सीन क्लिनिकल फेज 1 ट्रायल में है, वहीं 16 वैक्सीन क्लिनिकल फेज 2 ट्रायल में है। आपको बताते चलें कि किसी भी वैक्सीन को कई ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है। इन ट्रायल्स के दौरान कोई भी वैक्सीन अलग अलग स्टेज से होकर गुजरती है और क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल की अगर हम बात करें तो अभी दुनिया की 7 वैक्सीन ऐसी हैं जो इस फेज में हैं और 7 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। आपको यह भी बता दें कि चीन ने 4, रूस ने 2 और यूके ने 1 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। तो ये तो आपने जान लिया है कि दुनिया के किन किन देशों में वैक्सीन का क्या अभी स्टेटस है, लेकिन फाइजर ने अपनी जिस कोरोना वैक्सीन को लेकर इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है, उस वैक्सीन को लेकर आपके हर सवाल का जवाब जानने के लिए सीधा रुक करते हैं मेरी सहयोगी विपनेश का। ओवर टू यू। अब तक आप ये तो जान ही चुके हैं कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन में अप्रूवल मिल चुका है और वहां इसके टीके लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये वैक्सीन कितने दिन में बनी, कितनी सेफ और सुरक्षित है और क्या ये वहां रहने वाले भारतीयों को भी दी जाएगी? आइए अब आपको पहली कोरोना वैक्सीन से जुड़ी आपके सारे सवालों का जवाब यहां पर दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन बनाने में कितना वक्त लगा? तो आप ये जवाब देख लीजिए कि फाइजर की वैक्सीन जिसे बनने में 10 साल का वक्त लग सकता था, वो 10 महीने में बनकर तैयार हो गई। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इसके लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं अपनाया गया है, बल्कि वैक्सीन के सभी दौर के ट्रायल्स कंप्लीट किए गए हैं। ब्रिटेन ने रिसर्च पर 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा का अध्ययन किया गया, जिससे कि इसमें कम वक्त लगा है। और सबसे खास बात इसमें यह है कि वैक्सीन पर काम कर रही टीम ने 24 घंटे दिन रात काम किया है। आइए अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि यह वैक्सीन आखिर कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है? तो इसका जवाब देख लीजिए। करीब 44,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया, किसी पर भी इसके गंभीर परिणाम नहीं दिखे। हालांकि कुछ लोगों ने थकान और सिर दर्द की शिकायत जरूर की, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे ऐसा कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। बारी आती है तीसरा और सबसे अहम सवाल, यह वैक्सीन भारत की पहुंच से कितनी दूर है? तो इसका सवाल आप जान लीजिए, जवाब क्या है सवाल का। तो आपकी बेहद दिलचस्पी होगी ये जानने में। तो देखिए कि इस वैक्सीन के पैकिंग से लेकर स्टोरेज और लगाने तक बेहद कम यानी कि -70 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। भारत में अभी इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, लेकिन भारत में वैक्सीन के लॉन्च को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। साथ ही सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर से भी कोई बात अब तक नहीं की है। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह वैक्सीन सिर्फ ब्रिटेन में ही लगेगी? इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइजर ने बाकी देशों में भी वैक्सीन के लिए
अप्रूवल मांगा है। अमेरिका में वैक्सीन के लिए अप्रूवल मांगा गया। अप्रूवल के लिए कंपनी ने बकायदा आवेदन कर दिया है। जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ भी करार हुए हैं। अब सवाल यहां पर आपका यह उठता है कि आखिर फाइजर कितने टीके तैयार करेगी, तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए, देख लीजिए। दिसंबर तक कंपनी ने 5 करोड़ डोज तैयार कर ली हैं। 2021 तक 130 करोड़ डोज बनाने का टारगेट सेट किया गया है और इसके लिए फाइजर को दूसरे निर्माताओं की मदद इसमें लेनी होगी। और ब्रिटेन में कंपनी ने 2021 तक 4 करोड़ डोज देने का करार किया है। यहां 2 करोड़ लोगों को 2-2 डोज देने का प्लान है और बाकी वैक्सीन दूसरे देशों को सप्लाई की जाएगी। अब एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जैसे हमारे देश में चर्चा भी है कि पहला टीका किसे मिलेगा, किसे लगेगा, तो ब्रिटेन में इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है, दिखाते हैं। सरकार की दरअसल प्राथमिकता में हेल्थ वर्कर और घरों में इलाज करा रहे मरीज हैं और इसके बाद नंबर 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का आता है, फिर पहले से दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों का आता है और इसके बाद नंबर आता है 75, 70, 65 से ऊपर वाले लोगों का। हालांकि बच्चों को वैक्सीन देने का अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों का क्या होगा? क्या यह टीका उन्हें भी मिलेगा या फिर नहीं? इसका जवाब यह है कि वैक्सीनेशन के लिए ब्रिटेन में सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई है। वो कमेटी सिफारिश करेगी कि टीका किसे देना है, बाहर से आए किस वर्ग को पहले देना है और किसे बाद में। तो यह है दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन की पूरी ABCD। तो कोरोना वैक्सीन की पूरी ABCD आज हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की गई है, आपकी दिलचस्पी यह भी जानने में जरूर होगी कि आखिरकार किस तकनीक पर उन्हें तैयार किया गया। आखिर कौन सी थी वो टेक्निक जो वायरस के खात्मे की बड़ी वजह बना। चलिए दिखाते हैं आपको। कोरोना की वैक्सीन मैसेंजर RNA यानी mRNA पर बेस्ड तकनीक पर डेवलप की गई है। mRNA या मैसेंजर RNA जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाता है। इसे आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाती है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। यह पहली बार है जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन दुनिया में बन रही है। एक वैक्सीन को इस्तेमाल में आने में किस किस स्टेज से होकर गुजरना होता है, यह आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी अभिलाषा। ओवर टू यू। आप सभी की दिलचस्पी ये जानने में जरूर होगी कि कोरोना की वैक्सीन आप तक किस फेज से होकर गुजरती है। तो चलिए इसका भी खुलासा कर देते हैं। सबसे पहले वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। इस स्टेज में वैक्सीन का जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 में पहुंच जाती है, जहां इंसानों के छोटे ग्रुप पर वैक्सीन को अप्लाई किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगली स्टेज होती है क्लिनिकल ट्रायल फेज 2, जहां लार्ज ग्रुप में ट्रायल होता है, बड़ा सैंपल लिया जाता है, 100 या उससे ज्यादा लोगों पर वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद क्लिनिकल फेज ट्रायल 3, यह किसी भी वैक्सीन के ट्रायल की सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण स्टेज है। यहां 40 से 50 हजार लोगों का वैक्सीन को लेकर टेस्ट किया जाता है। और फिर आती है अप्रूवल स्टेज। सारे ट्रायल सफल होने के बाद कोई वैक्सीन इस स्टेज में पहुंच पाती है और इस स्टेज में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिलता है। आखिर में आता है प्रोडक्शन। यह वैक्सीन की आखिरी स्टेज होती है। ट्रायल और अप्रूवल के बाद प्रोडक्शन की मंजूरी मिल जाती है और वैक्सीन बाजार में आप तक पहुंच जाती है। तो वैक्सीन की पूरी पाठशाला तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं देश का कोरोना मीटर। देश में कोरोना का आंकड़ा कहां तक जा पहुंचा है। तो अब तक देश में कोरोना के कुल मामले 96,44,000 के पार हो गए। मौत का आंकड़ा 1,40,000 के पार जा चुका है। एक्टिव केस की बात करें तो यह आंकड़ा 4 लाख के पार है, जबकि 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं।
अब 24 घंटे के आंकड़ों पे गौर करें तो 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हुई है और 41,000 से ज्यादा लोग 24 घंटे के भीतर ठीक भी हुए हैं। अब बीते 5 दिनों का कोरोना मीटर देखें तो 5 दिसंबर को कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस सामने आए। इस दिन मौत का आंकड़ा 412 रहा। 4 दिसंबर को भी कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस सामने आए और मौत का आंकड़ा 500 से ज्यादा रहा। 3 दिसंबर को कोरोना के मामले 38,000 के पार जा पहुंचे और मौत 570 लोगों की हुई। 2 दिसंबर को कोरोना के मामले 33,000 से ज्यादा रहे और 400 से ज्यादा मौतें हुई। 1 दिसंबर को 36,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए और इस दिन मौत का नंबर रहा 500। तो संक्रमण अभी भी फैल रहा है, अभी भी आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। देश का कोरोना मीटर तो आपने देख लिया, अब दुनिया का कोरोना मीटर देखने के लिए एक बार फिर चलते हैं मेरी सहयोगी विपनेश के पास। ओवर टू यू। अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया का कोरोना मीटर किस तेजी के साथ पूरी दुनिया में कोरोना केस ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो अब तक दुनिया में कोरोना के 6,69,00,000 के पार केस पहुंच चुके हैं और इसमें एक्टिव केस की तादाद 1,90,00,000 के पार हो चुकी है और अब तक कोरोना से पूरी दुनिया में 15 लाख से ज्यादा की मौत हुई है, जो कि दुखद है, और 4,62,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है, मात दी है कोरोना को। अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के टॉप 10 देशों का कोरोना आंकड़ा। सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे इस पे, जहां कोरोना के मामले 1,49,00,000 के पार पहुंच चुके हैं। यहां कोरोना से अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 87 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और अपने देश भारत में कोरोना के मामले 96 लाख के पार हो चुके हैं। यहां कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और 91 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। आगे बढ़िए, भारत के बाद बात ब्राजील की करेंगे। ब्राजील में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां 65 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हैं। मौत का आंकड़ा यहां पर 1,76,000 से ज्यादा है, जबकि 57 लाख से ज्यादा लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। रूस की बात कर लेते हैं, रूस पर जरा नजर डालिए। रूस में कोरोना के मामलों की बात की जाए तो यहां पर 24 लाख से ज्यादा केस हैं, 43,000 से ज्यादा लोग यहां पर मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि 19 लाख से ज्यादा रिकवर हुए हैं। फ्रांस में 22 लाख से ज्यादा लोग जो है यहां पर संक्रमित हुए हैं, कोरोना केस हैं, और 54,000 से ज्यादा यहां पर मौतें हुई हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इटली की बात कर लेते हैं, आगे बढ़िए। इटली में 17 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने अब तक आ चुके हैं। यहां 59,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 8 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। यूके में भी कोरोना के मामले 17 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 61,000 से ज्यादा यहां पर मौत हो चुकी है। यहां ठीक होने वालों का आंकड़ा क्या कहता है, साफ नहीं है। स्पेन की बात कर लेते हैं। अब स्पेन में 16 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हैं और 46,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां भी ठीक होने वालों का आंकड़ा सामने अब तक नहीं आया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात अर्जेंटीना की करते हैं। कोरोना के मामले यहां पर 14 लाख के पार हो चुके हैं। यहां मौत का आंकड़ा 39,000 से ज्यादा है और ठीक होने वालों की तादाद 12 लाख के पार है। कोलंबिया में भी कोरोना के जो मामले हैं वो 13 लाख के पार जा चुके हैं। 37,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।